हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम बात करेंगे हमारी MS1 के अंदर जो 7 यूनिट है उसकी नेक्स्ट डिजीज की। तो नेक्स्ट डिजीज हमारी है वो है अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस होती क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर हम देखेंगे। तो इन्होंने बताया अल्सरेटिव कोलाइटिस इज वन ऑफ द इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज दैट लीड लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लेमेशंस एंड अल्सर फॉर्मेशन इन GI ट्रैक्ट। तो इन्होंने बताया कि अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो क्या है, हमारी एक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, यानी कि IBD के नाम से जानी जाती है, इसकी फुल फॉर्म है। तो ये लॉन्ग लास्टिंग यानी कि बहुत लंबे समय तक इन्फ्लेमेशन और अल्सर फॉर्मेशन करती है हमारे GI ट्रैक पर, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो हमारा ट्रैक होता है उसके ऊपर बहुत लंबे समय तक सूजन और हमारे जो अल्सर होते हैं, जो छाले होते हैं वो बनाए रखती है, वो हो जाती है इसके अंदर। तो इट इफेक्ट द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन्स। तो इन्होंने बताया है कि इसका जो इनर मोस्ट जो चीजें होती है, इसमें जो अंदर होती है हमारी इंटेस्टाइन्स, उसकी जो लेयर पाई जाती है अंदर वाली, तो वहां पर क्या करती है, यहाँ से जो हमारी कोलन होती है या हमारा रेक्टम होता है, समटाइम इट कैन लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस। तो ये हमारी जो इंटेस्टाइन्स के अंदर या कोलन के अंदर या रेक्टस के अंदर, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन्स के अंदर जितनी भी अंदर की जो लेयर पाई जाती है वहां तक ये फैल जाती है, और कभी कभी ये हमारी जानलेवा भी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि जान भी जा सकती है इससे। तो नेक्स्ट हमारा इन्होंने बताया है, जो डेफिनेशन में इन्होंने दिया, इन्होंने बताया है इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ colon। तो ये हमारी विच ऑफ द यूजुअली स्टार्ट ऑफ द रेक्टम एंड द स्प्रेड ऑफ द colon एंड स्लोली इट इन्वॉल्व इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन्स एंड ऑल द लेयर ऑफ इंटेस्टाइन एंड कॉज अल्सर। तो इन्होंने बताया है कि ये जो इन्फ्लेमेशन है, ये हमारी कॉलन की इन्फ्लेमेशन है, ये शुरू होती है रेक्टम से, रेक्टम से फिर ये हमारी फैलती है कोलन तक, और ये धीरे धीरे इसमें इन्वॉल्व हो जाती है हमारी इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन भी। तो कोलन जो है वो हमारी बड़ी आंत को बोला जाता है। इंटेस्टाइन्स, वैसे तो इंटेस्टाइन्स में हमारी आंतें आ जाती है बड़ी और छोटी, तो कोलन जो होती है वो हमारी बड़ी आंत के अंदर आती है, और हमारी जो इंटेस्टाइन्स है वो हमारी छोटी आंत बोली जाती है। तो उसमें पाई जाने वाली जितनी भी हमारी मेम्ब्रेन होती है, लेयर होती है इंटेस्टाइन्स की, तो वो सारी की सारी इन्वॉल्वमेंट सभी के सभी इस इन्फेक्शन या सूजन में की हो जाती है इन सभी के अंदर। और वो कारण किस चीज का बनती है, अल्सर का, यानी कि जो हमारे अल्सर होते हैं, जो छाले होते हैं, उनका रीजन ये बन जाती है। तो ये हमारा दिया गया डेफिनेशन के अंदर। अब हम इसमें जानेंगे इसके कोज की, भाई हमारा कारण क्या क्या रहता है इसका। तो सबसे पहले कोज में इन्होंने दिया है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जो होता है वो एक कारण हो सकता है हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर अल्सर होने का और सूजन होने का। एलर्जी वगैरह अगर किसी प्रकार की है तो वो भी रीजन बन सकती है। बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन अगर है वो भी एक रीजन बन सकता है कोलन में इन्फेक्शन होने का, सूजन का। तो ऑटो इम्यून रिएक्शंस जो हमारे होते हैं, यानी कि इम्यूनिटी रिएक्शंस जो होते हैं हमारे, जो अचानक से हो जाते हैं, तो वो भी रीजन बन सकते हैं हमारे अल्सर होने के। ठीक है, तो कोलाइटिस के। तो इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले मेलिना यानी कि डायरिया जो हमारा हो जाता है, डायरिया यानी कि दस्त वगैरह लगते हैं, उनमें ब्लड वगैरह आना। ठीक है, और दिन में 20 से ज्यादा बार अगर आपको दस्त लगे हैं और आपको रूम जाना पड़ता है तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जिसमें आ जाता है वेट लॉस होगा, वो भी आपने देखना है इसमें। कोलाई की पेन यानी कि पेट के अंदर दर्द वगैरह हो रहा है, रेक्टल ब्लीडिंग आप देखोगे, रेक्टल के हिस्से से ब्लड निकल रहा है। पेन फुल स्ट्रेनिंग अगर आपको हो रही है, विटामिन के की कमी हो जाती है। ठीक है, या फिर आपको फीवर रहता है, थोड़ा बहुत भूख बिल्कुल नहीं लगती है। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें हमारे क्रैम्पिंग पेन दिए गए स्टमक के अंदर, टेंशन जिसको बोला जाता है, यानी कि हमारे पेट के अंदर ज्यादा खिंचाव महसूस होना, ज्यादा कंट्रैक्शन होना, क्रैम्प वगैरह आ जाना। ठीक है, और टैकीकार्डिया यानी कि हमारी जो धड़कन होती है उसका। तो इसमें हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं वो सारे के सारे इसमें देखे जाते हैं। तो नेक्स्ट हम इसमें इसकी जो और मैनिफेस्टेशंस हैं उसके बारे में देखेंगे। तो भाई अब हम बात करेंगे इसमें पैथोफिजियोलॉजी की। तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम इसमें देखेंगे कि भी जो हमारी डिजीज है वो स्टार्टिंग कहाँ से होती है और स्टेप वाइज स्टेप कैसे बढ़ती है। तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर इन्होंने बताया है कि भी जो हमारी इन्फ्लेमेशन है वो रेक्टल जो हमारा म्यूकोसा होता है वहां से स्टार्ट होती है। ठीक है, फिर क्या होगी, हमारी सूजन में हो जाएगी और अल्सर फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि सूजन हो जाएगी और वहां पर छाले होना, अल्सर होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर क्या होगा, कलेक्शन होगा फिब्रोसिस टिश्यूज अराउंड द अल्सर्स। तो हमारा जो कलेक्शन होगा वो कहाँ होगा, फिब्रोसिस जो टिश्यूज है उसके चारों तरफ भी अल्सर होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर क्या होगा, स्कार बनना स्टार्ट हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएगा हमारा एजप्शंस एबिलिटी ऑफ म्यूकोसा। तो म्यूकोसा जो हमारी होती है उसका जो एजप्शंस एबिलिटी होती है, किसी चीज को सोखने की जो एबिलिटी होती है वो हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी और वहां पर स्कार हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन जो होता है उसके अंदर हम क्या क्या कराएंगे, स्टूल एग्जामिनेशन करा के देखना पड़ेगा, उसमें कंप्यूटेड टोमोग्राफी देखेंगे सारे के सारी चीजों का पता लगाने के लिए। सिग्मोइड स्कोपी कराएंगे, कोलोनोस्कोपी कराएंगे, कोलन या सिग्मोइड भी हमारे कोलन का ही एक पार्ट होता है, तो जो मुड़ा हुआ होता है, तो उसमें जो भी हमारे अलग अलग पार्ट हैं सभी की जो है स्कोपी करा के देखा जाता है, ताकि अंदर की कंडीशन के बारे में जाना जाता है इसमें। और ब्लड की स्टडीज कराना जरूरी है, जैसे HB है, कितना HB कम हो गया है, WBC कितना इंक्रीज हो गया है, तो ये एरो के निशाने डिस्क्रीजिंग और इंक्रीजिंग दिखाते हैं। RBC जो है वो कितनी डिस्क्रीज हो गई है, और ESR है वो कितना हमारा बढ़ गया है। तो इसमें हमारे एब्डोमिनल से एक्सरे कराए जाते हैं, और हमारा जो कराया जाता है मैग्नेटिक जो रिसोनेंस इमेजिंग होती है, यानी कि MRI जो होती है वो कराई जाती है। तो ये सारी की सारी जो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के अंदर आते हैं हमारे टेस्ट, तो ये जब सारे कराए जाते हैं तभी हमें कंडीशन का पता चलता है हमारी
इंटेस्टाइन्स का। तो इसमें हम मैनेजमेंट देखेंगे, हम हमारी मैनेजमेंट है, कुछ मेडिकल मैनेजमेंट है, सर्जिकल है और नर्सिंग मैनेजमेंट इसके अंदर आती है। तो सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर देखेंगे, तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हमारे ड्रग्स आ जाते हैं। तो ये जो ड्रग्स दिए जाते हैं, एंटीमेट्रिक जो ड्रग्स होते हैं, ये उल्टी को रोकने वाले होते हैं। डोमापैराडीन इसके अंदर आ जाती है। एंटी डायरल हमारे ये होते हैं, यानी कि ये डायरिया यानी कि दस्त वगैरह को रोकने के लिए होते हैं, जिसमें हमारे मेट्रोनाइडाजोल हो जाती है, टिंडाजोल्स होते हैं। तो ये हमारे ड्रग्स के नाम है। और एंटी बैक्टीरियल्स होते हैं, बैक्टीरिया को रोकने वाले जो होते हैं हमारे। तो इसमें हमारे सिप्रोफ्लैक्सिन से या फिर हमारा जो होता है सल्फेसालाइजिन हो जाता है, या कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हमारे होते हैं रिड्यूस करते हैं इन्फ्लेमेशन और सूजन को कम करने के लिए काम करते हैं। पैराडाइनासोन्स जो हमारे होते हैं, और ये हमारे हो जाते हैं इम्यूनो मॉड्यूलर एजेंट, इनमें आ जाते हैं इम्यूनिटी में काम करने वाले जो होते हैं हमारे एंथोपेरिन से या फिर हमारी साइक्लोपोस पोस्टपेसामाइडिन्स। तो ये हमारी ड्रग्स के नाम है, ये आपने करने हैं ध्यान से। तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर हमारा आ जाएगा, इसमें है प्रोक्टोसिग्मोइड्स सिग्मोइड एक्टोमी। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, इसमें जो हमारा सिग्मोइड होता है उसकी एक्टोमी यानी कि उसका सर्जरी कराना। सर्जरी का मतलब हो जाता है, एक्टोमी का मतलब हो जाता है किसी भी ऑर्गन्स को निकाल करके बाहर करना, रिमूव करना मतलब। ठीक है, तो इसमें इलियोस्टोमी करा जाता है, यानी कि इलियन वाला जो पार्ट होता है हमारा। ठीक है, और रेस्टोरेटिव भी हमारा, जैसे कि प्रोक्टोकोलोटोमी एक तो होता है अलग अलग करना, एक होता है कि सारे के सारे जो जैसे प्रोक्टो लैक्टोटोमी हो जाता है, और उसमें इलियक वाला पाउच जो होता है वो भी हो जाता है, और उसमें एंथाटोमोसिस हो जाता है, यानी कि ब्लड वेसल से और जो बड़ा ऑर्गन होता है उसके बीच में की जो चीजें होती हैं, अगर उनमें भी कोई दिक्कत आ रखी है तो उसको भी रिमूव करना। तो सारी की सारी हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर आती हैं, जो भी हमारे एरिया होते हैं तो उनको रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट आ जाती है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में जो नर्स होती है उसको पेशेंट को क्या क्या डिस्कस करना है उसके साथ, सबसे पहले उनको बताना है, उसकी मॉडिफिकेशन करनी है डाइट के अंदर रिलेटेड टू न्यूट्रिशन स्टेटस। तो उसका न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है सबसे पहले ये जानना है। और सबसे पहले जो हमारी इलिक्योटोमी यानी कि इलिक वाले पार्ट का अगर ऑपरेशन वगैरह हुआ है वो प्रेजेंस है, तो उसमें उसका न्यूट्रिशन लेवल क्या रहेगा इसके बारे में जानकारी देंगे, प्रोवाइड कराएंगे उसको। रेफरल एक डाइटिशियन प्रोवाइड कराएंगे जो कि उसके डाइट प्लान करेगा और उसे सिखाएगा कि भी आपको खाना किस समय पर कितना कैसे और कब लेना है और क्या खाना है। एडमिनिस्ट्रेशन कराना है आपने टोटल जो हमारे पेरिनेंटल न्यूट्रिशन से जो भी ऑर्डर किया गया है वो सारा का सारा न्यूट्रिशन आपने एडमिनिस्ट्रेशन कराना है। एंटी इंफ्लेमेटरी जो मेडिकेशन होती है वो जो ऑर्डर की गई है, प्रिस्क्राइब की गई है, वो आपने कराना है, यानी कि सूजन को रोकने के लिए। और आपने इंट्रावेंस थेरेपी होती है, जो वेन से दी जाने वाली जो थेरेपी होती है वो भी आपने प्रोवाइड करानी है। और नर्स शुड बी डिस्कस एंड रिव्यू रीजन फॉर सर्जरी एंड फर्दर ऑफ एक्सपेक्टेशन पेशेंट्स may find the erase of the accept with the एस्टोमी एंड द करेक्ट क्रॉनिक डिजीज एंड इट इज ओनली टेम्परेरी। तो इन्होंने बताया कि नर्स को क्या चाहिए, नर्स को चाहिए कि वो सारी की सारी सर्जरी से रिलेटेड जो भी रीजन रहे हैं और फर्दर जो अपेक्षाएं हैं पेशेंट की, वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो सारी पेशेंट को बताएंगी और फाइंड करेंगे सारी की सारी चीजें, और उन सभी चीजों के बारे में जैसे ऑपरेशन वगैरह है या बहुत पुरानी जो बीमारियां हैं उन डिजीज को ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो चीजें टेम्परेरी हो या अस्थायी होती हैं। ठीक है, तो आपने प्रोवाइड कराना है opportunity for patient to deal with the एस्टोमी through the participation in self care। तो आपने सबसे पहले पेशेंट को ये अपॉर्चुनिटी देनी है कि भाई जो उसकी एस्टोमी यानी कि ऑपरेशन के जरिए जो भी चीजें हैं वो अपनी सेल्फ केयर में पार्टिसिपेट करे, यानी कि अपनी केयर खुद करने की कोशिश करे, और वो अपनी केयर जो है खुद की वो कैसे कर सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपने पेशेंट को प्रोवाइड करानी है और उसे सिखानी भी है। तो नेक्स्ट हमारी आ जाते हैं नर्सिंग डायग्नोज। तो नर्सिंग डायग्नोज के अंदर आपने क्या क्या देखना है तो वो देखेंगे हम। इसमें सबसे पहले आपने देखनी है डायरिया से रिलेटेड जो भी चीजें यानी कि इन्फ्लामेशन है, लूमेन है, या फिर हमारा माल ऑब्जेक्शन ऑफ द बावल, यानी कि बावल जो होता है हमारा बड़ी आंत जो होती है वो ऑब्जेक्शन कम कर रही है किसी भी चीज का। लूमेन है, लूमेन क्या होता है, जैसे कि हमारी बावल है या फिर हमारी ब्लड वेसल्स है उसके अंदर का जो पार्ट होता है, यानी कि एक ट्यूब के आकार का जो ऑर्गन होता है ना उसके अंदर का जो पार्ट पाया जाता है उसको लूमेन बोला जाता है। तो उससे रिलेटेड जो हमारी इन्फ्लेमेशन है उन सभी का पता लगाना है। और रिस्क वाली जो चीजें हमारे डिफिशियंट यानी कि फ्लूइड वॉल्यूम से रिलेटेड जो भी चीजें हैं कि डायरिया है या उल्टियां आ रही है बहुत ज्यादा, ठीक है, और रिस्ट्रिक्टेड इनटेक है, भैया आप फ्लूइड ज्यादा मात्रा में ले नहीं पा रहे हैं और आपका फ्लूइड आउटपुट ज्यादा हो रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें भी आपने डायग्नोज करनी है। उल्टी दस्त बहुत ज्यादा है लेकिन लिक्विड जो फ्लूइड है वो ले नहीं पा रहे हो, तो वो रिस्क की जो चीजें होती है उनसे बचाना, पेशेंट को बताना है। इम्बैलेंस जो हमारा न्यूट्रिशन होता है उससे रिलेटेड सारी की सारी चीजें, माल एजेप्शन से आप न्यूट्रिशन कंप्लीट ले रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी के अंदर एजेप्शन की क्षमता अच्छी नहीं है, तो वो चीजें आपने देखनी है। न्यूट्रिशन के एजेप्शन के बारे में, डायरिया, वोमिटिंग, इन सभी चीजों के बारे में आपने देखना है। तो डिफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू डिजीज ऑफ प्रोग्नोसिस, तो आपने सारी की सारी नॉलेज देखनी है उसकी कि भाई उसको अपनी बीमारी से लेकर के, अपने इलाज से लेकर के, अपनी केयर को लेकर के, या डिस्चार्ज के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, तो ये सारी चीजें भी आपने देखनी है कि जैसे किस किस चीज की नॉलेज है या फिर नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट इसके अंदर आता है, नेक्स्ट में आ जाएगा, नेक्स्ट के अंदर हमारा जाता है एंजाइटी रिलेटेड जो हमारी चीजें होती है, हेल्थ स्टेटस एंड डिजीज
प्रोसेस। तो आपने जो भी उसके डिजीज प्रोसेस को लेकर के या फिर हेल्थ के स्टेटस को लेकर के जो भी उसके अंदर एंजाइटी है, जो भी उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, अभी बहुत ज्यादा चिंता में है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रखा है कि क्या बीमारी है, कैसे है, कितने दिन में ठीक होगी, तो सारी की सारी एंजाइटी की जो चीजें हैं, जो हेल्थ स्टेटस में उसका चेंजेस आते हैं, जो डिजीज के जो उसके प्रोसेस होते हैं, वो सारी की सारी चीजें आप उसे बताओगे और ये चीजें आपने उसे देखनी है, आपने चेक करना है कि उसे कितनी एंजाइटी है इन चीजों से लेकर के। और आपने क्या करना है, डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज रिलेटेड टू कोलोटॉमी, प्रेजेंस ऑफ स्टोमा, लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ बावल, एलिमिनेशन, कोलाइटिस। तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि जो हमारी बॉडी इमेज है उसमें किस चीज में डिस्टर्बेंस है रिलेटेड टू कोलोटॉमी, यानी कि जो ऑपरेशन होता है कोलन का और उसके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा होती है। स्टोमा प्रेजेंस है, यानी कि कट लगा करके अंदर से जब जो भी वेस्ट चीजें निकाली जाती हैं, तो स्टोमा प्रेजेंस है। लॉस ऑफ कंट्रोल बावल एलिमिनेशन, तो हमारा जो बावल का जो एलिमिनेशन होता है, चीजों को बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है, उसके कंट्रोल में कमी आ गई है, या कोलाइटिस है यानी कि इन्फ्लेमेटरी हो गई है कोलन के अंदर। तो ये जो सभी हमारी डिस्टर्बेंस की जो चीजें हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं जो भी बॉडी में की चीजें, तो उन सारी चीजों ये सारी जो चीजें हैं इनकी आपने क्या करना है, डायग्नोज करने हैं, आपने पता लगाना है ये रीजन क्यों है, कैसे है और किस तरीके से है, तो आगे आप अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके, तो भाई अब हम इसमें देखेंगे हमारी जो प्री ऑपरेटिव केयर है, यानी कि नर्सिंग केयर ड्यूरिंग सर्जरी। तो सर्जरी करने के बाद प्री ऑपरेटिव केयर होती है कि भाई हम सर्जरी से पहले जो केयर करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव होती है जो हम सर्जरी के बाद केयर करते हैं। तो इसमें प्री ऑपरेटिव केयर में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले नॉलेज देखेंगे हम अबाउट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस टू द पेशेंट। तो सारी की सारी चीजें बता देनी है पेशेंट को कि सर्जरी के बाद ये चीजें हो सकती है, सराउंडिंग स्किन इरिटेशन हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट भी आ सकती है और जलन महसूस हो सकती है हमारी स्किन में चारों तरफ जहां पर भी ऑपरेशन होगा, और सेक्नोसिस जैसी चीजें हो सकती है मसल्स के अंदर। और इन्फॉर्मेशन देंगे हम पेशेंट को लोकेशन से ऑफ द इलियोस्टोमी की भी, आपकी इस जगह पर इस लोकेशन पे आपका ऑपरेशन किया जा रहा है। और उसको नॉलेज देंगे अबाउट सम प्रोड्यूस लाइक ऑफ द इलियोस्टोमी, इरिगेशन एंड केयर ऑफ द एब्डोमिनस। तो उसको सारी की सारी नॉलेज दी जाएगी कि भी जो प्रोसीजर हम किया जा रहा है ऑपरेशन के लिए, तो जो एब्डोमिनल एरिया उसकी केयर वगैरह आपने कैसे रखनी है। और कलेक्ट करना है आपने स्टूल स्पेसिमेंस जो होता है वो कलेक्ट करना है, और लाइब्रेरी में टेस्ट जो हमारी लेबोरेटरी होती है उसके अंदर टेस्ट के लिए भेजना है। तो स्पेसिमेंस होते हैं हमारे जो सैंपल लिए जाते हैं, तो स्टूल सैंपल होता है हमारा, जो मल होता है, जो वेस्ट होता है, उसका सैंपल लिया जाता है और लेबोरेटरी में भेजा जाता है, चेक किया जाता है। तो ये होती है हमारी प्री ऑपरेटिव केयर के अंदर ही हमारी चीजें आ जाती है। फिर आती है हमारी पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो पोस्ट ऑपरेटिव में हमारी क्या आएगी, बाद में किस किस चीजों का ध्यान रखोगे, न्यूट्रिशन डाइट अच्छी देनी है पेशेंट को सबसे पहले, और प्रॉपर प्रोवाइड करनी है, ध्यान रखना है। और प्रोवाइड करनी है आपने नॉलेज अबाउट इलियोस्टोमी, केयर कैसे करनी है इसके बारे में आप उसे नॉलेज देंगे, प्रोवाइड करेंगे नी चेस्ट पोजिशन की आपने घुटने और जो चेस्ट वाली जो पोजिशन लेकर के किस तरीके से रहना है। और आपने इन्फॉर्म करना है अबाउट इलियोस्टोमी इरिटेशंस टू पेशेंट। तो पेशेंट को सारी की सारी चीजों के बारे में इन्फॉर्म करना है कि भी जो आपका ऑपरेशन हो रहा है तो उसकी इरिगेशन की जो चीजें होती है वो कैसे होंगी। तो सारी की सारी आप ये ऑपरेशन के बाद की जो केयर है ये पेशेंट की करेंगे। तो ये केयर आपने ही करनी है, जो पेशेंट के लिए चीजें हैं वो आप उनको सिखाएंगे और जो आपने करनी है वो आपने करनी है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ चीजें हैं। इसके आगे हमारे दिए गए हैं कॉम्प्लिकेशंस की, जो पेशेंट का जब सर्जरी होती है तो सर्जरी के बाद कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं जिसमें क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाते हैं। तो हेमरेज, अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है, अगर फोड़ा बन गया है ऑपरेशन की जगह पर, अगर एनल्स की जगह पर फेस्टुला उबाहर सा आ गया है, कोलन मेलिगेंसी होगी, वहां पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, मॉल न्यूट्रिशन, अगर न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं जा रहा है, खून की कमी अगर होगी है, रेक्टल के अंदर भी अगर उभार या फेस्टुला आ गया है, रेक्टल प्रोलैप्स हो गया यानी कि रेक्टल का बाहर की तरफ निकलना, तो ये जो हमारी चीजें होती है ये कॉम्प्लिकेशंस को दर्शाते हैं कि कंडीशन जब खराब होती है तो उस चीज को हमारे दर्शाते हैं ऑपरेशन के बाद की। और इसमें ये की दी गई है अब तक इंफॉर्मेशन फॉर्मेशन की दी गई है, कोलन मेलिगेंसी, हेमरेज है, एनल फेस्टुला है, रेक्टल फेस्टुला है, ये की दी गई है। इसकी के जरिए आप ये जो एसी हराम जो लिखा हुआ है इसके जरिए आप इसे नाम याद करके आप इसके कॉम्प्लिकेशंस को रट सकते हैं। तो की ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हमारे ये हैं। तो ये जो हमारी डिजीज है ये यहीं पर अब होती है खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट डिजीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।